चलिए जी फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस और स्ट्रिंग पैटर्न के मैचिंग के बारे में बताया था, और ये बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको कि आप यूज करते हैं अपने स्ट्रिंग्स वगैरह के लिए, मगर उसके लिए आपको आरई मॉड्यूल को इंपोर्ट करना सबसे जरूरी है। और बहुत सारी चीजें आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे कि पैटर्न मैचिंग, जिसमें कि आप सर्चिंग या फाइंडिंग कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा चीजें आपके सिलेबस में से रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी हमने कुछ प्रोग्राम्स जो है इसके लिए बना लेंगे, तब आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो कल हम कर रहे थे, हम नंबर से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे वो कर रहे थे, तो उसमें हमने काफी सारे अपने फंक्शंस कर लिए थे। अब हम वो फंक्शंस करते हैं जो हमने नहीं किए हैं। हमने लास्ट टाइम आपको एबीएस फंक्शन वगैरह, मैक्स मिन, ये सब फंक्शन बता दिए थे, पाव बताया था आपको, जो है डेमो फंक्शन सॉरी डेमो कह रही हूँ, क्या नाम है, राउंड फंक्शन हमने आपको बताया था, आईएनटी फंक्शन बताया था, ये सारे फंक्शन हमने बताए थे। आज हम करते हैं फंक्शन सील फंक्शन। सील फंक्शन जो है शेल विंडो पे ही कर लेते हैं, शेल विंडो पे ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, और इसको सेव करने की तो कोई जरूरत ऐसा है नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे तो ले लीजिएगा। सील ये नाम है फंक्शन का। देखिए सील फंक्शन जो होता है राउंड फंक्शन की तरह ही होता है, जैसे फंक्शन राउंड आप यूज करते हैं वो भी सील फंक्शन भी इसी के लिए होता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि राउंड अप करने के लिए जो है ये फंक्शन हमें हेल्प करता है। सील जो शब्द होता है ये सीलिंग से जुड़ा हुआ है, सीलिंग जिसको हम कहते हैं छत। छत की बात जब हम करते हैं तो हम हमेशा ऊपर देखते हैं, है ना। तो जब भी कभी आपको किसी नंबर को राउंड करना है, डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस तक राउंड करना है, लेकिन राउंड करने के साथ साथ आपको जो है उसके अगले वैल्यू पे राउंड करना है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू पे राउंड अप करना है, जिसको हम बोलते हैं राउंड अप करना। तो वही काम करने के लिए आप सील फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जब भी कोई सील फंक्शन आप यूज करेंगे तो आपको इसके लिए मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना जरूरी है, जैसे आपने इससे पहले भी देखा कि मैथ मॉड्यूल से रिलेटेड फंक्शंस हैं। तो हम शेल विंडो पे हैं, तो हम यहाँ पे पहले अपना मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करा ले रहे हैं। अब अगर हमें कोई फंक्शन सील फंक्शन चाहिए तो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया, और यहाँ पर अब हम कोई वैल्यू लिखेंगे। फंक्शन को डायरेक्टली तो आप यूज कर नहीं सकते जब तक कि आप मॉड्यूल नहीं यूज करेंगे, तो मॉड्यूल यूज किया, फंक्शन यूज किया, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज किया। तो इससे क्या होता है कि ये जो मॉड्यूल है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है, और ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करता है। पाइथन या किसी भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम यानी ऊप्स को फॉलो करता है, उसमें आपको फंक्शंस को कॉल करने के लिए जो इनबिल्ट फंक्शंस है आपको ऑब्जेक्ट बनाने ही पड़ते हैं। ऑब्जेक्ट बना के आप फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जो बनाया मॉड्यूल है उसके अगर आपको फंक्शन यूज करने हैं तो मॉड्यूल को एक ऑब्जेक्ट की तरह लिखते हैं ऐसे, और फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। देखिए ये एज अ प्रोग्रामर आपको ही ध्यान रखना होगा कि कौन से फंक्शन जो है मेथड्स की तरह यूज हो रहे हैं और कौन से फंक्शन स्टैंड अलोन है। ये यूजर को कोई बताता नहीं है, मतलब पाइथन में ऐसी कोई गाइडलाइन अपने आप नहीं आएगी कि नहीं नहीं आप ये फंक्शन ऐसे यूज कीजिए। यूज करने से पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि मॉड्यूल बेस्ड कौन से हमारे मेथड्स हैं जिनमें मॉड्यूल पर डिपेंडेंसी है, और कौन से फंक्शन स्टैंड अलोन यूज होते हैं। तो ये चीज देखिए रटी नहीं जाती है, एक्चुअली ये एक्सपीरियंस से आता है। जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस किसी भी लैंग्वेज में बढ़ता है, यू इजिली गेट टू नो कि ठीक है इस फंक्शन को कैसे यूज करना है, एक मेथड की तरह या फंक्शन की तरह। तो जितने भी मैथ मॉड्यूल के फंक्शन है वो हम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ हम कल कर चुके हैं। सील फंक्शन में आपको क्या करना होता है, कोई भी नंबर आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कुछ यहाँ पर एक नंबर लिखा, और नंबर को लिखने के बाद खाली आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए इसने क्या किया, इसने रिटर्न किया 66। वैसे तो देखिए हम हमेशा जब भी किसी नंबर को राउंड करते हैं तो हमेशा ये बताना होता है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक राउंड कीजिए, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि फंक्शन को अप्लाई किया है और एक नंबर लिख दिया है। इसने क्या किया, वैल्यू तो 65 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन इसने उसको राउंड अप किया, यानी नेक्स्ट लेवल पे राउंड अप किया, दिख जिसकी नहीं वजह रहा से है। ये क्या हो गया, दिख नहीं रहा है। 165 जो बोला आपने वो दिख नहीं। एक सेकंड ना, अब दिख रहा है। यस मैम। ये देख पा रहे हैं ना आप लोग, सबसे पहले मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, फिर यहाँ फंक्शन यूज किया और इसमें एक वैल्यू लिख दी है 65.12354।
तो इसने रिटर्न क्या किया, इसने रिटर्न किया 66। क्यों 66 इसने रिटर्न किया है, क्योंकि इसने राउंड किया है नेक्स्ट लेवल पे। तो सील फंक्शन जो होता है वो हमेशा यही करता है कि जो भी वैल्यू हम देते हैं उस वैल्यू को नेक्स्ट लेवल पर राउंड करके दिखाता है। सील फंक्शन को में आप कोई पॉजिटिव वैल्यू दें ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहें तो कोई नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू देने के समय पर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मैथ हमने लिखा मैथ डॉट सील, और देखिए हम सेम नंबर लिख रहे हैं, जो नंबर अभी था वही हम लिख दे रहे हैं 65.12354 ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर इसे पॉजिटिव की जगह में हम नेगेटिव फॉर्म में दे रहे हैं। नेगेटिव फॉर्म में देंगे तो ये उसको राउंड डाउन कर देता है, ठीक है, उसी के प्रीवियस लेवल पे लेके जाता है, मतलब 65 एज इट इज ही रहेगा, उसको वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाएगा, और माइनस का साइन उसके साथ अटैच रहेगा। जैसे आपने शो नहीं हो रहा है। हाँ? माइनस का साइन आपने बोला वो आ नहीं रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा मैम, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा रुकिए, आइडियली सेल खुला है इसमें। अभी दिख रही है ये स्क्रीन आपको आइडियली की दिख रही है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन हम लिख रहे हैं, बताइए क्या लिख रहे हैं हम? इंपोर्ट मैथ मतलब पहली लाइन से दिख रहा है ना? प्रिंट। यस मैम, वो आप दिखा। ठीक है, एक लाइन ये लिखी और एक लाइन हमने लिखी मैथ डॉट सील ब्रैकेट ओपन किया -65.123। नहीं दिख रहा मैम। नो मैम, नो शो ऑन हो रहा है। मैम अब आ गया। अब आया। आप देख पा रहे हैं आप ये सेल ma'am. विंडो दिख रही है? पहले आया है 66, बाद में आया है -65। नहीं दिख रहे। दिख रहा है मैम, ये तो दिख रहा है, ये वाला 65। ये दिख रहा है ना जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ? आउटपुट नहीं दिख रहा है। हम सेलेक्ट जो कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, पर हाँ ये दिख रहा है कि एक 60 है, 65 है, -65 है। हाँ तो वही आउटपुट, उसी की बात कर रहे हैं। आउटपुट विंडो दिख रही है ना आपको? यस मैम। नहीं दिख रहे मैम, इंपोर्ट मैप प्रिंट दिख रहा है बस। हाँ वही, और तो 66 कहाँ दिख रहा है? 65 दिख नहीं रहा है। 65 -65। ये आउटपुट विंडो नहीं है जो तुम बोल रहे हो। मैम ने यही तो बोला है कि 65 दिख रहा है कि नहीं। कहाँ दिख रहा है? आउटपुट नहीं है ना। कुछ नहीं शो कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, एक सेकेंड हमें टाइम दीजिए, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, एक सेकेंड। अब बताइएगा, अब आपको ये प्रोग्राम विंडो दिख रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा Yes, ma'am. रुकिए, हम
F5 कर रहे हैं, आउटपुट विंडो दिख रही है? यस मैम दिख रही है। यस मैम। अब दिख रही है? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, ठीक है। तो देखिए एक बार वापस से अपने प्रोग्राम विंडो में जा रहे हैं हम। ये हमने यहाँ पर 2 बार ये फंक्शन यूज किया था। एक बार पॉजिटिव इंटीजर लिया था 65.123, दूसरी बार हमने सेम वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ लिया है। सील फंक्शन जो होता है दोनों पे जो है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। और जब आप इसे रन कराएंगे तो यहाँ तो देखिए 65 का क्या बन जाएगा, 66 पॉइंट के बाद की वैल्यू रिमूव कर देगा और 66 दे देगा। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल पे राउंड करता है। और जब कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो वो उसे 66 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए 66 अगर माइनस हो जाए तो -66 -65 से छोटी वैल्यू है, इसीलिए वो क्या करता है, सेम वैल्यू को दिखा देता है, बस डेसिमल वैल्यूज आपकी रिमूव कर देता है। ठीक है, ये है हमारा सील फंक्शन। सील फंक्शन के बाद में हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। सील के बाद में नेक्स्ट फंक्शन है फ्लोर। बिल्कुल ऐसा ही है फ्लोर फंक्शन। सील जैसे हमने कहा कि छत है तो अगले लेवल पे लेके जाता है, और फ्लोर राउंड डाउन करता है, प्रीवियस लेवल पे लेके जाता है। यही चीज, बस फंक्शन जो है आपका यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, सील की जगह पर हम यूज करेंगे फ्लोर। तो ये क्या करेगा, देखिए 65 को उसने 65 ही रहने दिया। 65.123 था, उसको उसने 65 ही रहने दिया। लेकिन -65 जब था तो वो -66 बन गया, उसके प्रीवियस लेवल पे चला गया। -65 से -66 क्यों बना? क्योंकि वो उससे छोटी वैल्यू है। तो एक वैल्यू एक लेवल अबव जाना है तो फ्लोर सील फंक्शन का यूज करते हैं, एक लेवल पीछे जाना है तो फ्लोर फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यूज है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है तो। नेगेटिव में वैल्यू भले ही बड़ी लगती है देखने में, लेकिन नेगेटिव में छोटी होती जाती है, इसलिए -65 का -66 हो रहा है फ्लोर में, और सील में -65 का -65 ही रहेगा, वो उसी लेवल पर उसे राउंड करता है। एग्जाम में ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि भाई अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये 2-3 तरीके की वैल्यूज देख करके आप जज कर लीजिएगा कि कैसा आउटपुट हमें मिल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन है फैब्स। देखिए फैब्स जैसा एक फंक्शन आप पहले भी कर चुके हैं। एक फंक्शन आपने यूज किया है एब्स। तो एब्स यानी कि एबीएस फंक्शन आपने यूज किया है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। बिल्कुल यहाँ पर ये भी वही काम करता है। फंक्शन दोनों मिल रहे हैं लेकिन दोनों का काम सेम है। क्या करता है ये आपको यहाँ पर रिटर्न करता है किसी भी गिवन नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर वो नंबर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो भी सेम रिटर्न करेगा। अगर वो नंबर एक नेगेटिव वैल्यू है तो भी उसी का पॉजिटिव रिटर्न करेगा। अगर वो नंबर एक होल नंबर है तो सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर वो एक नंबर होल नंबर है मगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करता है। बिल्कुल जैसे आपने एब्स में काम किया था, एबीएस में काम किया था, वैसे ही वहां पे एफ होगा। वैसे ही आपका जो है फंक्शन जो है आपका एफएबीएस यूज होता है। ठीक है, तो बस पॉजिटिव इंटीजर को रिटर्न कराने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है एबीएस में और एफएबीएस में वो ये है कि एबीएस जो होता है जैसी वैल्यू होती है उसी रिटर्न टाइप उसका वही बन जाता है। माने अगर आप फंक्शन के अंदर इंटीजर दे रहे हैं तो एबीएस फंक्शन इंटीजर ही रिटर्न करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट देंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करेगा। लेकिन एफएबीएस जो होता है उसका रिटर्न टाइप फ्लोट होता है, तो इंटीजर देने पर भी वो उसका रिटर्न वैल्यू जो होती है उसे फ्लोट में कन्वर्ट करता है। तभी लास्ट में जो 2 स्टेटमेंट दी हैं उनमें 65 की जगह 65.0 कर दिया उसने। बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों फंक्शन सेम है तो आप कह सकते हैं कि हाँ एफएबीएस और एबीएस दोनों ही सेम फंक्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है एसक्यूआरटी। किसी भी नंबर का जब आपको स्क्वायर रूट रिटर्न करना होता है तो आप एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करते हैं। आपको जो नंबर आप देंगे उसका math.sqrt मॉड्यूल का नाम हम डालेंगे यहाँ पे
मैथ डॉट SQRT, और ये आपको नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। SQRT भी जो है आपका ये तभी चलता है आपका जब जो है आप यहाँ पर मैथ डॉट मॉड्यूल का यूज करते हैं, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसका भी जो रिटर्न टाइप है वो आपका क्या चलेगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही चलेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है, इसको हम फिलहाल बंद करें यहाँ पे, और ये SQRT फंक्शन है जो आपका काम कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो ठीक है, फिर ये हम SQRT फंक्शन आपको बता रहे थे, तो हमने बताया था इसका रिटर्न टाइप जो होता है ये आपका जो है एक वही होता है, क्या नाम है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है। तो ये बताता है एग्जाम के उससे, जैसे अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि किस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है, तो एटलीस्ट जितने फंक्शन हम आपको बता रहे हैं उतनों का तो आप कर ही लीजिए ट्राई। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है div mod। देखिए div mod दो वैल्यूज को मिलकर के बनाया है, दो फंक्शंस को मिलाकर के बनाया गया है। एक फंक्शन है डिवाइड और एक है mod। आपको पता है कि डिवाइड जब हम करते हैं तो हमें मिलता है क्वोशिएंट, और mod जब हम यूज करते हैं तो हमें मिलता है रिमाइंडर। यहाँ पर div mod दो वैल्यूज के साथ दोनों टास्क एक साथ परफॉर्म करता है और आपको रिटर्न में दो वैल्यू देता है, एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर। यानी किन्हीं दो नंबरों को डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आया ये आप एक साथ देख सकते हैं। किस तरह से यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करेंगे मैथ डॉट div mod, ब्रैकेट में आप दोनों नंबर लिखेंगे, पहले एक छोटा लिख देते हैं, तो ये 5 को 2 से डिवाइड करेगा और 5 को 2 से डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आया ये बताएगा। और एक कोई हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 278 और यहाँ पर हम डिवाइड करें उसे 12 से, तो हमारा जो आउटपुट आएगा देखिए, ये जो है आपका ये एक इंडिविजुअल फंक्शन है, इसको मैथ मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए 5,2 जब हमने दिया तो उसने रिटर्न किया 2,1। 5,2 का मतलब है पहले उसने 5 को 2 से डिवाइड किया और रिटर्न किया 2, दैट इज क्वोशिएंट, एंड आफ्टरवर्ड उसने रिटर्न किया 1, माने 5 को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर में क्या आया। ऐसे ही 278 जब 12 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट में आया 23 और रिमाइंडर आया 2। तो ये div mod फंक्शन है जो आपका ये काम करता है। div mod को आप इंटीजर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आप नहीं यूज करते, वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर यहीं पर एक हम यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी दे देते कि सपोज हमने कहा फ्लोटिंग पॉइंट ले लिया हमने 55.50 और यहाँ पर हमने दे दिया 2.5, तो ये फ्लोट और क्या नाम है इंटीजर दोनों पर एक जैसा टास्क परफॉर्म करता है, बस रिटर्न टाइप बदल जाता है एज पर गिवन वैल्यूज। इसके बाद में अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस कर रहे हैं जो डेट एंड टाइम कैटेगरी से रिलेटेड है। डेट एंड टाइम कैटेगरी से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनके लिए डेट टाइम फंक्शंस, उनके लिए जो है वो भी आपको इंडिविजुअली नहीं मिलते। इंडिविजुअली का मतलब वो स्टैंड अलोन फंक्शंस नहीं होते हैं, इनके लिए भी आपको किसी ना किसी मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी और उस मॉड्यूल के बेसिस पर ही आप उन फंक्शंस को यूज करा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर सबसे पहले हम डेट एंड टाइम के लिए अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर यूज करते हैं, जो मॉड्यूल हम यूज करते हैं दैट इज इंपोर्ट। अगर टाइम की कैटेगरी के फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल का आपको यूज करना है। अब अगर आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर एक फंक्शन ही है डेट टाइम कैटेगरी का, टाइम मॉड्यूल का टाइम ही फंक्शन है जो कि आपको यहाँ पर बताता है टाइम को रिटर्न करता है, लेकिन ये टाइम को रिटर्न करता है कि कितने आपके जो है सेकंड के टिक्स हुए, मतलब कितने टिक्स करे हैं इस टाइम पर। जैसे मैं बताती हूँ अभी आपको कि एक टाइम हमने दिया कि भाई इतने बजे से इस समय तक कितने टिक्स हुए, या इस डेट से इस डेट तक कितने टिक्स किए गए, तो वो आपको यहाँ पर रिटर्न करता है। टिक्स का मतलब क्लिक्स ऑफ सेकेंड्स, सेकेंड्स में कितनी बार टिक किया है घड़ी ने, वो अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं फंक्शन टाइम। कैसे करेंगे, अब मान लीजिए हमने कहा कि हमें टिक्स काउंट करने हैं, तो हमने एक टी ले लिया, काउंट करना है, और यहाँ पर हम कहेंगे अपना मॉड्यूल देंगे टाइम डॉट, और फिर यहाँ मॉड्यूल देंगे, ये फंक्शन देंगे। दोनों का नाम जरूर सेम है, लेकिन टाइम मॉड्यूल है पहला वाला और दूसरा वाला जो टाइम है ये फंक्शन है। अब हम इसे यहाँ पर अगर प्रिंट करा ले टी को, तो ये आपको रिटर्न कर रहा है कि आज तक
मतलब करेंट समय पर कितने टिक्स किए गए हैं। अभी जो बता रहा है कोई टाइम अगर आप देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया नंबर ऑफ टिक्स सिंस assembly हालांकि एक बात और आपको बता दें कि खाली टिक्स फंक्शन ऐसे नहीं यूज किया जाता है। इसको आप जब यूज करते हैं तो आप यहाँ पर जो है जो डेट आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो डेट भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। हालांकि बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको एक स्पेसिफिक ईयर है वहां से देता है, जैसे कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है वहीं के टेक्स्ट को रिटर्न करता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये टाइम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो है कितनी बार ये टेक्स्ट ले रहा है और किस समय से किस समय तक के ले रहा है। उसके लिए आपको लोकल टाइम देना पड़ेगा। तो लोकल टाइम के लिए कैसे देते हैं वो देखेंगे, अगर आपके सिलेबस में है तो हम आपको बता देंगे। टाइम फंक्शन में जैसे अब आपने यहाँ पर दे दिया, ये तो हमने ऐसे फंक्शन यूज किया और सिर्फ मॉड्यूल के साथ काम किया। अब मान लीजिए आप देना चाहते थे कि भाई एक टाइम पीरियड हमारे पास पहले से है और हम उस टाइम पीरियड्स को किस बेसिस पर रिटर्न कराना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको टाइम फंक्शन यूज करना है, पर क्योंकि हम डेट पर भी काम करना चाहते हैं, मतलब इस डेट से टाइम का अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो डेट टाइम कैटेगरी के भी मॉड्यूल को हमें यहाँ पर इंपोर्ट कराना होगा। जब हम उसे इंपोर्ट कराएंगे तभी हम दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं। तो डेट और टाइम दोनों के फंक्शंस को यूज करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, खाली टाइम नहीं लिखा जाता है, फिर हम लिखते हैं डेट टाइम। ठीक है, पर खाली डेट टाइम इसलिए भी नहीं लिखते हैं क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो डेट टाइम में नहीं है लेकिन टाइम मॉड्यूल में है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दोनों को यूज करना पड़ता है। तो डेट टाइम जो है वो डेट और टाइम कैटेगरी के मेथड्स के लिए है जिन्हें वो कॉल करके लाता है, फेच करके लाता है। पर कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि अगर टाइम डेट टाइम मॉड्यूल में नहीं है तो वो टाइम मॉड्यूल में रहते हैं, तो इसीलिए टाइम को भी साथ में हम इंपोर्ट करा लेते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा कि कोई हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर टी ले लिया हमने और यहाँ पर इसको हमने टाइम फंक्शन को जब मॉड्यूल ले लिया है, अब यहाँ पर हम केवल टाइम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम मॉड्यूल नहीं ले रहे, केवल हमने टाइम दिया। और अब हम अगर प्रिंट कराते हैं तो देखिए वही वैल्यू दे रहा है, थोड़े से वेरिएशन के साथ दे रहा है। पहली जो वैल्यू आई थी नंबर ऑफ टिक्स की उससे थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि डिफॉल्ट टिक्स जो है उसके हिसाब से बदलते रहते हैं, टाइम हमेशा बदलता रहता है, तो उसके हिसाब से डेट जो टिक्स के काउंट है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये तो इस तरह से तो ये दे देता है। लेकिन अब अगर हमने कहा कि हम एक टाइम डिफाइन करना चाहते हैं तो टाइम को आप डिफाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक वेरिएबल टी है, तो यहाँ पर मान लीजिए ले लिया T1। T1 में हमने कहा कि हम डालना चाहते थे टाइम डॉट टाइम, ये फंक्शन है। और यहाँ हम टाइम स्पेसिफाई कर रहे हैं। टाइम स्पेसिफाई करने का मतलब इस ब्रैकेट के अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स देंगे। सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होती है आवर्स, तो मान लीजिए आवर्स हमने दे दिया सपोज 10। फिर हम देते हैं मिनट्स, और मिनट्स हमने दे दिया मान लीजिए 29, और सेकेंड्स दे दिया हमने सपोज 68, ये हमने सेकेंड्स डाल दिए। और हम प्रिंट कराएंगे T1 को, तो ये क्या करेगा आपके T1 में जो है, ये एक सेकेंड इसको पहले हम डिम कर दें। डेट टाइम तो ले रहे हैं,
अच्छा, सेकंड्स की वैल्यू जो है हमने बहुत ज्यादा दे दी है, 60 सेकंड से ज्यादा की दे दी ना यहाँ पे, इसको 58 कर देते हैं। तो देखिए ये आपको टाइम फॉर्मेट में जो है वैल्यू रिटर्न करता है। पर देखिए आप देख रहे हैं, एक आप टाइम फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ टिक्स यूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो टाइम मॉड्यूल से आ रहा है। और एक टाइम फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसमें आप टाइम रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप डेट टाइम मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। तो डेट टाइम मॉड्यूल भी यूज किया जाता है और ये भी यूज किया जाता है। यहाँ तक कि आप आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के साथ साथ माइक्रो सेकंड्स भी दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप माइक्रो सेकंड्स में देना भी चाहते हैं कोई वैल्यू, तो सपोज हमने दे दी मान लीजिए 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसे 6 माइक्रो सेकंड्स दिए, तो आपको उतने ही माइक्रो सेकंड्स भी रिटर्न करेगा। तो देखिए टाइम फॉर्मेट जो होता है, ये आवर्स है, कोलन आपको सबको पता है टाइम में कोलन लगता है, ये मिनट्स है जो कि कोलन से सेपरेट हुए सेकंड्स के साथ, और यहाँ पर ये पूरी यूनिट है। 58 पॉइंट देखिए दिया है उसने 125452, क्योंकि यहाँ पर 58 सेकंड्स डॉट इतने माइक्रो सेकंड्स हैं। तो पूरा जो है आपको डेट टाइम का फॉर्मेट के हिसाब से वो आपको रिटर्न करता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई डेट पहले से दी हुई है और आप जो है उसमें अलग अलग रिटर्न कराना चाहते हैं कि मिनट कितने हैं, आवर कितने हैं, माने ये तो हमने यहाँ पे किया कि ये टाइम रिटर्न करा दिया, लेकिन अगर हम इसकी यूनिट्स को अलग अलग देखना चाहते हैं, अलग अलग क्या क्या यूनिट है वो देखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक पहले टाइम डिफाइन कर देते हैं। सपोज x लिया और x में हमने कहा एक टाइम हम पहले से ही बना ले रहे हैं, हमने कहा आवर्स दे दिया हमने, मान लीजिए 10 आवर्स लिया, मिनट्स ले लिया हमने 45 और सेकंड्स ले लिया हमने 32। ये हमारे पास टाइम था जो कि हमने इसको स्टोर किया हुआ है x में। अब हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं अलग अलग, तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो x में है, डॉट r hours तो बता रहा है इतने आवर्स, इतने मिनट्स, इतने सेकंड्स, मतलब एक गिवन डेट है हमारे पास ऑलरेडी, और उस गिवन डेट से, अच्छा ये यहाँ पे टेबल प्रिंट कराने से दिखा रहा है, एक गिवन डेट है हमारे पास ऑलरेडी जो कि इतनी है, और उसके यूनिट्स को बाइफरकेट करके वो आपको प्रिंट कर देता है। आपको अगर कभी भी लोकल टाइम चाहिए तो उसके लिए लोकल टाइम फंक्शन है, स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लोकल टाइम, प्रिंट करा देते हैं। लोकल टाइम जो है आपके टाइम को टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है। टाइम हमारा मॉड्यूल है, डॉट लोकल टाइम हमारा फंक्शन है, और करंट टाइम आपको रिटर्न करना है, करंट टाइम। तो उसके लिए एक बार फिर से टाइम डॉट टाइम, क्योंकि टाइम फंक्शन जो है वो करंट टाइम आपको यहाँ पे रिटर्न करता है। ये हम एंटर करेंगे यहाँ पर, और अब ये, अच्छा एक ब्रैकेट शायद लगाना मिस कर गए, एक दो तीन, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको क्या बता रहा है, पूरा करंट जो टाइम है बता रहा है कि देखिए ईयर ये है, मंथ ये है, मंथ का डे ये है, इतने आवर्स, इतने मिनट्स, इतने सेकंड्स, वीक डे ये है, ईयर का कौन सा दिन है ये है, और इंटरनेशनल वो आपको आईएसडी भी बताता है, पर आईएसडी अभी कोई इसमें दिया नहीं हुआ है इसलिए दे नहीं रहा। तो इस तरह से देखिए
ये पूरा का पूरा टाइम आपको रिटर्न करता है लोकल टाइम। अब आप कहेंगे कि टाइम डॉट टाइम से तो टाइम रिटर्न ही हो रहा था, इससे करंट टाइम रिटर्न हो रहा है, लेकिन जब आप लोकल टाइम लगाएंगे तो जिस कंट्री में आप बैठे हैं उस कंट्री का जो है टाइम का जो आपको स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। जैसे इंडिया में बैठे हैं तो ये दिखेगा। अभी यही फंक्शन अगर आप किसी और कंट्री में बैठ के लगाएं तो वहां पर उसका टाइम स्ट्रक्चर ये आपको रिटर्न करेगा। तो ये हमारा लोकल टाइम फंक्शन है। ऐसे ही फिर आपके जो है कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि उससे रिलेटेड है। जैसे आपके एक नाउ फंक्शन है। नाउ फंक्शन भी जो है आपको करंट टाइम रिटर्न करता है, लेकिन नाउ में फर्क यही है, जैसे एक्सेल में आपने किया था कि वो डेट टाइम दोनों चीजें रिटर्न करता है नाउ। तो यहाँ भी एक नाउ फंक्शन है एक्सेल की तरह। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वही प्रिंट आपको देना है मॉड्यूल अपना डेट टाइम डॉट डेट टाइम देना पड़ेगा दोबारा से, और तो देखिए ये डेट दे रहा है, ये पूरा का पूरा टाइम दे रहा है। तो डेट और टाइम जो कि करंट है उसको अगर आपको रिटर्न कराना है तो नाउ फंक्शन आप यूज करते हैं। नाउ फंक्शन को यूज करने का तरीका ये है, टुडे केवल आपको डेट चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, तो फिर आप फंक्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी टुडे। और इसी को ही हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, चेंज कर देंगे इसी को। अब यहाँ पर मॉड्यूल तो आपका डेट टाइम ही रहेगा, लेकिन करंट डेट के लिए आपको यहाँ पर डेट ऑब्जेक्ट चाहिए और फंक्शन का नाम टुडे है। ये करंट डेट रिटर्न करता है। ध्यान रखिएगा डेट का फॉर्मेट ईयर मंथ और डे होता है, मतलब YYMMDD होता है। YYYY ये होता है फॉर्मेट, YYYY डैश MM डैश DD, ये फॉर्मेट जो है रिटर्न करता है। ये हो गया आपके डेट हो गया, नाउ हो गया, लोकल टाइम हो गया। अब अगला फंक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा डेट से रिलेटेड फंक्शन। डेट से रिलेटेड एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि आप मतलब कैलेंडर वगैरह को यूज करेंगे। कैलेंडर को यूज करने के लिए आपको कैलेंडर मॉड्यूल चाहिए होता है। कैलेंडर मॉड्यूल का यूज करके ही आप ये काम कर सकते हैं। जैसे पहले हम इसके लिए कैलेंडर मॉड्यूल इंपोर्ट करा लेते हैं। ये ऐसे कैलेंडर मॉड्यूल आप यूज करेंगे सबसे पहले। अब आपको क्या क्या रिटर्न करना है कैलेंडर मॉड्यूल की हेल्प से। सबसे पहले हम रिटर्न करा रहे हैं करंट मंथ, जो मंथ है, मतलब जिस भी मंथ का कैलेंडर आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमें करंट मंथ का कैलेंडर चाहिए, मई 2021 का कैलेंडर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, सबसे पहले हम मॉड्यूल का नाम लिखेंगे डॉट, फिर हम लिखेंगे फंक्शन मंथ नाम का फंक्शन। लेकिन फंक्शन में जब मंथ दिया है तो मंथ का यहाँ पर ये भी स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा ईयर का फंक्शन चाहिए और आपको यहाँ पे कौन सा नंबर का मंथ चाहिए। जैसे हमने कहा कि हमें मई का चाहिए तो 5 दे देंगे और आप इसे प्रिंट कराइए। ये देखिए आपके सामने मई 2021 का कैलेंडर आ जाएगा। तो जिस तरीके का भी चाहिए, जो भी डेट का कैलेंडर चाहिए वो कैलेंडर आप यहाँ पे डेट स्पेसिफाई करेंगे। तो डेट नहीं मतलब आपको ईयर बताना होता है, और नंबर ऑफ मंथ आप रिटर्न करते हैं तो ये आपको यहाँ पे ये काम करके देता है। या बस ध्यान ये रखना है कि कैलेंडर मॉड्यूल आपको इसके लिए चाहिए होगा। इसके बाद में अगर मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि जो मंथ हम दे रहे हैं, सॉरी जो ईयर का नाम हम दे रहे हैं, क्या वो ईयर एक लीप ईयर है या नहीं। किसी भी ईयर को अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वो ईयर एक लीप ईयर है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करते हैं फंक्शन इज लीप। बुलियन फंक्शन है, ये भी आपको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। तो यहाँ पर प्रिंट कैलेंडर ब्रैकेट डॉट और इज लीप फंक्शन यूज करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम वो ईयर डाल देंगे जिसका भी हमें चेक करना है। तो जैसे हमने कहा कि चेक करिए, तो बता दिया 2020 एक लीप ईयर था, तो देखिए उसने कह दिया कि ट्रू, और अगर हम 2020 की जगह 21 कर देंगे तो वो आपको रिटर्न कर देगा फॉल्स। माने अब देखिए पाइथन में आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी है। और एक बात बता दें, ये सब बहुत एक्सक्लूसिव फंक्शंस है पाइथन के। ये कैलेंडर मॉड्यूल वगैरह जो है आपको बाकी जैसे सी है या C++ है उन सब में नहीं मिलता है, तो वहां पर चेक कराने के लिए आपको कंडीशंस ये। बट यहाँ पर अगर आप चाहें
तो ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास ईयर्स की एक रेंज है, जैसे हमने कहा 2010 से 2021 तक कितने लीप ईयर पड़े, अगर आपको ये चेक करना है तो उसके लिए भी आपके पास फंक्शन है। बस यहाँ पर आपको क्या कहना है, प्रिंट कैलेंडर डॉट फंक्शन यूज करेंगे लीप डेज, यानी कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स को काउंट करो। वैसे तो लीप डेज बता रहे हैं लेकिन काउंट करेगा कि कितने दिन, और ब्रैकेट में दे देंगे वो रेंज 2010 से 2020 तक। तो वो आपको रिटर्न करेगा जो भी 2, यानी 2010 से 2020 तक 2 ही लीप ईयर पड़े, एक 2020 है और एक जो भी कोई होगा। तो इस तरह से जो है आप नंबर ऑफ लीप डेज काउंट कर सकते हैं। एक गिवन रेंज आप ईयर्स की दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इस साल से इस साल तक कितने लीप ईयर्स पड़े। अब अगर आपको कोई आपने वो दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि कौन सा डे जो है क्या नाम है रिटर्न हो, मतलब जैसे मान लीजिए सपोज आपने कहा पूरे साल का कैलेंडर चाहिए, भी तो करेंट मंथ का आपने कैलेंडर ले लिया, या जो भी आपने मंथ नेम दिया उसका कैलेंडर आ गया, मंथ नेम नहीं मंथ का नंबर। अब आप चाहते हैं कि किसी पूरे साल का कैलेंडर आपको चाहिए, तो किसी भी पूरे साल का कैलेंडर यदि आपको प्रिंट कराना है तो वही कैलेंडर डॉट, फिर आप एक फंक्शन यूज करते हैं prcal, और ब्रैकेट में आप वो ईयर दे देते हैं जिसका कैलेंडर आपको प्रिंट कराना है। रन कराएंगे, ये देखिए उसने पूरा ईयर का कैलेंडर आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो prcal फंक्शन यूज करते हैं। और लास्ट फंक्शन हम आज का बता रहे हैं, यहाँ पर है आपका कि अगर आप वीकडे रिटर्न कराना चाहते हैं, मतलब कि कौन सा डे जो है हम हफ्ते का पहला दिन माने, अगर ये करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रिंट कैलेंडर। देखिए अभी 2 कैटेगरीज हमारी इसके बाद भी रह गई हैं, 2 कैटेगरी नहीं रह गई फंक्शन की, कैटेगरी तो एक ही रह गई है, रैंडम मॉड्यूल अभी रह गया इतना, लेकिन क्योंकि तुरंत सर की क्लास लगी हुई है, 1-2 मिनट बचे तो इसीलिए हम नहीं करा पाएंगे। और एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन चैप्टर का बचा है, दैट इज रिकर्शन। ये 2 टॉपिक हो जाएंगे तो फिर हमारी जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। तो ये अगली क्लास में हम ले लेंगे, रैंडम मॉड्यूल ले लेंगे और रिकर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता देंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने की मान के चलिए कि 85 से 90% संभावना है। मैम यहीं तक स्क्रीनशॉट ले लें अब। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे तो कुछ नहीं करेंगे ना, बस एक चीज करा दे रहे मैम करा दीजिए, हम पीछे हाँ। का ले चुके हैं ना। फर्स्ट वीकडे, तो ये क्या बताता है आपको, ये रिटर्न कर रहा है 0। 0 का मतलब ये है कि आपका कौन सा मतलब दिन आप सेट कर रहे हैं, जैसे हफ्ते का पहला दिन आप कौन सा सेट कर रहे हैं। 0 दिया है, 0 रिटर्न करता है जहां तक मुझे याद आ रहा है संडे के लिए, लेकिन आप चाहें तो इसे सेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही रखें। अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इसी को फर्स्ट वीकडे को आप कॉपी कर लेंगे, मगर ये नंबर्स में रिटर्न करेगा, ये ध्यान रखिएगा। वीकडे एक ऐसा फंक्शन होता है जो सुनने में लगता है कि नाम आएगा वीक का, लेकिन आता नंबर है। इसको अगर आप सेट करना चाहें तो सेट वीकडे फंक्शन से आप इसे कर सकते हैं, सेट फर्स्ट वीकडे, और ब्रैकेट में आप कौन सा नंबर, जैसे 0 देते हैं संडे के लिए, अगर आप मंडे को महीने का पहला दिन बनाना हफ्ते का पहला दिन बनाना चाहते हैं तो 1 दे दिया जाता है। जो भी है 0 से लेकर के 6 तक दे सकते हैं आप, और जो भी हम देंगे यहाँ पर, ये पहला प्रिंट करा दिया इसलिए नन दे रहा है, अगर हम इसे प्रिंट नहीं कराते ये ऐसे, तो ये सेट हो गया यहाँ पर, और फिर जो है ये आपको 1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, डेट टाइम कैटेगरी से, ये सब चीजें हमारी हो गई हैं। रैंडम मॉड्यूल एक आपको बता देंगे, उसमें रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स और ये सब, बाकी मेन जो है हमारा रिकर्शन है, और अगली बार ये चैप्टर जो है हमारा खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल।